ये जब से यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया है, सामान्य वर्ग में बड़ी सजगता और चेतना देखने को मिल रही है और बात यहाँ तक पहुँची है अब पूरे देश में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल पड़ा है। सोशल मीडिया पर इस मामले पर काफ़ी चर्चा हो रही है और कुछ लोग यहाँ तक बात कर रहे हैं रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, एक तो बकवास मत करिए, मुद्दे की बात करिए। क्या सुधार करेंगे आप आरक्षण में? कोई पॉलिसी है, कोई ब्लूप्रिंट आपने तैयार कर रखा है? कोई खाका नहीं है और अपने आप से बना लिए रिजर्वेशन रिफॉर्म करेंगे। जिस आज की व्यवस्था में शिक्षा में आरक्षण है, एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण है, प्रमोशन में आरक्षण है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है भर्तियां, रोस्टर प्रणाली के तहत क्या हो रहा है देख ही रहे हैं आप। इतना अन्याय होने के बाद भी और कॉन्सिक्वेंशियल जो सीनियोरिटी मिल जाती है वो सब चीजें बहुत अन्यायकारी हैं। इसमें क्या सुधार करेंगे आप बताइए? और पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा बार संशोधन करके पॉलिटिकल रिजर्वेशन को ही बढ़ाया गया है जो केवल 10 साल के लिए था। क्या किया आपने? आज SC/ST कम्युनिटी का 100% आरक्षण है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करूं तो 84 सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वो SC/ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। जरा सोचिए कि ये 84 सीटों पर जिन पर आरक्षण है, रिजर्व की गई हैं पॉलिटिकली, उस वर्ग के लिए टोटल 403 सीटें हैं। उसका कितना प्रतिशत बना? ये लगभग 21% बना। 21% ही इनकी आबादी है इस राज्य में और जितनी आबादी है उतने रिजर्वेशन इनको मिल रहा है। तो कई प्रतिशत रिजर्वेशन हुआ? 100% आरक्षण हुआ। इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 100% है और ऐसे ही नहीं मिलता। ये उन सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी जो मूल संविधान की अवधारणा थी कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, जन्म स्थान, भाषा, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति, OBC वर्ग का व्यक्ति इन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। यही संविधान है, इसे आप संविधान कहते हैं। अब चलिए लोकसभा सीट की बात हो, वहां 131 सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहां भी आप देख लीजिए, SC कम्युनिटी की आबादी पूरे देश में 15-16% है, उसी हिसाब से सीटें आरक्षित हैं। 7% आरक्षण वहां भी है। ST कम्युनिटी की आबादी पूरे देश में 7.5 से 8% के है मामला, वहां भी इतनी ही सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में, वहां भी 7% आरक्षण है। ये जो रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं अपने शहरों से लेकर के जंतर मंतर के मैदान तक, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कौन सा खाका तुमने तैयार किया है सुधार का? पहले तुम खुद सुधर जाओ। और ये तमाम नेता जो नवोदित दल हैं, जो सामान्य वर्ग का ठेका लेने के लिए खड़े हैं कि अब हम आपकी बातों को मजबूती से उठाएंगे, विधानसभा में पहुंच करके आपकी मुखर आवाज बनेंगे। ये कहीं सपा से टिकट ले रहे हैं, कहीं बसपा से टिकट ले रहे हैं, कहीं कांग्रेस से टिकट ले रहे हैं, सभी दलों से ये आपके सजातीय बनकर के आपके पास आ रहे हैं और आपका फिर आपकी भावनाओं का फिर से दोहन करके ये सत्ता में भागीदार बनना चाहते हैं। सवाल ये है कि जिन दलों से इनको टिकट मिल रहा है, इनके जाति को टारगेट करने के लिए, क्या उनके लिए इनके पास व्यवस्थाएं हैं? क्या ये आरक्षण का विरोध कर सकते हैं? क्या ये SC/ST एक्ट का विरोध कर सकते हैं? रोहित वेमुला बिल जो आया, कांग्रेस की, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार जिसको लेकर के आती है, UGC रेगुलेशन 2026 पर आपने देखा कि लगभग सभी सवर्ण सांसद विधायक मौन थे। सामान्य वर्ग के बड़े बड़े नेता जिनकी कलाई खुल गई, उनका चेहरा बेनकाब हो गया, स्पष्ट हो गया कि वो राजनीति में किस लिए, वो अपने समाज के लिए नहीं है। आपके दम पर वो राजनीति में तो चले जाते हैं, लेकिन जब बात आपके मुद्दों पर बोलने की होती है तो मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और कब तक आप इनको ढोते रहेंगे अपने सिर पर? क्या आपके पास विकल्प नहीं है? आप अपने बीच से किसी ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, सक्षम व्यक्ति को चुनाव लड़ा सकते हैं, उसको चुनाव जिता सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं विकल्प क्या होगा? क्या हम गठबंधन करेंगे? जब यही आलम है कि जहां सभी जाति, सभी राजनीतिक दल जातिगत व्यवस्थाओं के समर्थक हैं, ऐसी स्थिति में हम तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे। वो मेरिट की बात करेगा, सुशासन की बात करेगा, समानता की बात करेगा, नीतियों में एकरूपता की बात करेगा और किसी के साथ नहीं जाएगा। जिसको हमारा वोट चाहिए वो हमारे मुद्दों पर बात करेगा। लेकिन उनसे सावधान रहिएगा, उनसे सावधान रहिएगा जो विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आपके हितैषी बनकर आपसे वोट मांगना चाहते हैं।
सावधान रहिएगा इन बागड़ बिल्लों से, क्योंकि इनके विधायक बनने से इनके समाज का भला नहीं होना है। आज जो नीतियां बनेंगी वो कई पीढ़ियों तक आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करेंगी। लेकिन अपनी संकीर्ण बुद्धि से अगर आज आपने नजदीकी फायदा देखा कि अमुक व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, भाई भतीजा है, उसके चुनाव जीतने से हमारा भला हो जाएगा, तो एक व्यक्ति के भला होने से समाज का भला नहीं होगा। जब नीतियां बनेंगी तो जातिगत समीकरण को देख करके बनेंगी। वहां आपकी क्या स्थिति होगी बताइए। ये जो आपके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया यूजीसी रेगुलेशन 2026 ला करके, इस पर मौन रहने वाले लोगों को आप फिर से क्यों अवसर देना चाहते हैं? जो गलती आपने पहले की है उसकी पुनरावृत्ति क्यों करना चाहते हैं? कब तक अंधे रहेंगे? इस फुटबॉल वाला चरित्र छोड़ दीजिए, कितनी बार लतियाए जाएंगे? ये सब अब समाप्त होना चाहिए। पानी सर से ऊपर हो चला है। आपसे तो ये उम्मीद थी कि आप कहेंगे रिजर्वेशन हटाओ देश बचाओ। यहां तो बात हो रही है कि रिजर्वेशन बचाओ देश मिटाओ। ये अच्छा नहीं। जो नीति देश के राष्ट्र विरोधी है, जिससे प्रतिभाएं पलायन करने को मजबूर हैं, और इसके साथ SC/ST एक्ट में यह तथाकथित हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार यह अपराधों की सूची 25 से 47 कर देती है, मुआवजे की राशि बढ़ा देती है और महज आरोप लगने पर गिरफ्तारी करने की व्यवस्था हो जाती है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। जस्टिस दीपक मिश्रा ने पाया कि इसका मिसयूज हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है लोगों की, इसलिए उन्होंने संशोधन किया। लेकिन ये इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि केवल आरोप लगने से जिस देश में गिरफ्तारी हो जाएगी उसकी न्याय व्यवस्था के बारे में और कुछ कहना शेष है? मैंने कहा तुम अपराधी हो, तुम अपराधी मान लिए गए हो, तुमको जेल में डाल दिया गया, इससे अच्छी व्यवस्था क्या होगी? और ये जितने भी संशोधन हुए आरक्षण को लेकर के, अब तक 17 बार संवैधानिक संशोधन हुए हैं, और इन संवैधानिक संशोधनों को लाने का उद्देश्य ये रहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाए, कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि अगर मुद्दों की बात होगी तो रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा, और रिपोर्ट कार्ड जब दिखाएंगे तो काम करना पड़ेगा। वो इनके बस की बात नहीं है। फिर जितने घोटाले हैं सब उजागर हो जाएंगे साहब। उलझे रहने दीजिए, भावनात्मक दोहन करके चुनाव जीतते रहेंगे। और आपको कब समझ में आएगा कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में ही लकड़ी का हिस्सा ना होता। फिर एक कुल्हाड़ी तैयार की जा रही है और आप लकड़ी को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि लकड़ी कुल्हाड़ी में लगी हुई है। लगी तो है लेकिन पहले काटेगी आपको, ये बात मत भूलिएगा। 17 बार ये जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं, जानने का प्रयास करिएगा क्यों हुए। अदालतों ने रिजर्वेशन को लेकर के सही इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास किया, उसकी स्पष्ट व्याख्या देने का काम किया, और बदहाल व्यवस्थाओं को सुधारने की थोड़ा सा प्रयास किया। क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट ने तुरंत इस पर रिस्पॉन्स दिया और संवैधानिक संशोधन लाए गए। क्यों लाए गए? ताकि उन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, आदेशों को बाईपास किया जाए, पलटा जा सके, बदला जा सके। क्योंकि यहां सत्ता चलाना है, देश की फिक्र नहीं है। अगर देश की फिक्र होती तो क्या ऐसे कानून बनते, ऐसी व्यवस्थाओं का सृजन होता? पहला संवैधानिक संशोधन जब इस देश में हुआ था शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 15 क्लास 4 का जन्म कहां से हुआ। मद्रास प्रेसिडेंसी की बात है। एक महिला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाती है, वहां पर उसको इसलिए सीट नहीं मिलती है क्योंकि वहां पर कम्युनल जियो चल रहा था। शैक्षिक सीटों का जो बंटवारा था, वहां आवंटन था, वो जाति और धर्म के आधार पर किया जाता था। उसको सीट नहीं मिलती है और वो मद्रास हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट फाइल करती है। अदालत ये देखती है, जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। दोनों पक्ष अपनी बात कहते हैं। ये महिला कहती है कि हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार जो हमारे हैं इनका उल्लंघन हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 29(2) ये कहता है किसी भी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 46 का हवाला दिया कि हमारे यहाँ जो वीकर सेक्शंस हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमारा दायित्व बनता है। फिर अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। जब भी मौलिक अधिकारों में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में टकराव होगा तो मौलिक अधिकार ऊपर रखे जाएंगे, बिकॉज दे आर इनफोर्सिएबल इन जुडिशियल सिस्टम। क्योंकि उनका आप कोर्ट जा करके
उनके वायलेशन के खिलाफ आप रिट फाइल कर सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। वहां स्पष्ट हो गया कि किसी इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या किया, 1951 में संसद में एक कानून पारित होता है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि जितने भी शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग, पिछड़ी क्लासेस हैं, और स्पेशली एससी, एसटी और एससी क्लास जो है, इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं दी गई। यानी शैक्षिक संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था बना दी गई। और ऐसे बहुत से रिजर्वेशन आए, प्रमोशन को लेकर के, बैकलॉग भर्तियों पर, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन बहुत कुछ है बताने को। और इस तरह से अनुच्छेद 15 क्लास 4 का जन्म हुआ था और हमारे देश में पहली बार शिक्षा में आरक्षण लागू हुआ था। ये क्या मूल संविधान की अवधारणा यही थी? क्या इसीलिए रजवाड़ों ने अपनी संपत्ति का विलय किया? क्या इसीलिए भूदान आंदोलन चलाए गए? अगर दलित समाज का व्यक्ति ये कहता है, अम्बेडकरवादी ये कहता है कि संपत्ति और सत्ता का, संसाधनों का बराबर विभाजन कर दो, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज की डेट में मानो कि पूरे देश में संपत्ति बराबर हो गई, तब भी क्या जो योग्य है, सक्षम है, प्रतिभाशाली है, उसकी संपत्ति तो फिर बढ़ जाएगी? तो क्या फिर तुम उसके टांग पकड़ के खींचोगे और फिर कहोगे अपनी संपत्ति में हमें बराबर का हिस्सा दे दो? ये मानसिक दिवालियापन है, इससे बाहर निकलो। इन लोगों का यह भी तर्क होता है कि रोटी बेटी का संबंध बनाओ सामाजिक समरसता के लिए। सामाजिक समरसता के लिए रोटी बेटी का संबंध चाहिए इनको, यानी गरीबी दूर करना है तो अमीर आदमी के यहाँ शादी कर लो। अरे जाओ, कोई तुमको जगह दे तो शादी कर लो। शादी एक व्यक्तिगत निर्णय है, विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है। तुम्हारे समाज का एक हरामखोर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा मंच से खड़ा होकर के कहता है कि जब तक ब्राह्मण समाज की बेटियां हमारे यहाँ से रिश्ता नहीं करती हैं तब तक आरक्षण जारी रहेगा। और आज तक उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। जो सामान्य वर्ग के लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, क्या उनका खून नहीं खौल रहा है? खुले मंचों से इनकी क्या हैसियत है जो इस तरह से आपकी बहन बेटियों पर टिप्पणी कर सकें? ये सत्ता द्वारा पोषित हैं, सत्ता का संरक्षण इनको प्राप्त है, नहीं तो एक दिन में इनको ठीक कर दिया जाए। क्या हमने कभी किसी समाज पर ऐसी टिप्पणी की? क्या किसी के खिलाफ हमने ऐसे जहर उगला? ये तो मुगल काल में भी नहीं होता था। जिस तरह से खुलेआम मंचों से ये बातें चल रही हैं, ये है तुम्हारा चरित्र, ये है तुम्हारा अम्बेडकरवाद। तुम हमारे देवी देवताओं को गाली देते हो, हमारे धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करते हो। अरे कौन है नेवला स्वामी प्रसाद मौर्य और तरह तरह के तुम्हारे लोग? समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता है, वो भी तो आए दिन ब्राह्मणों पर टिप्पणी करता है, बयान देता है। बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो तुम्हें संविधान में दिया गया है, वो तुम्हारी अपनी मान्यताओं के लिए दिया गया है? किसी भी धर्म को तुम फॉलो करते हो, तुम्हारी जो भी मान्यताएं हैं उसका सम्मान, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अंतःकरण को आप शुद्ध रखिए, अपने हिसाब से जैसा करना है करिए, लेकिन आपके अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक आप दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं, जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की है, बताइए ये कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता है? जय भीम और जय मीम जय संविधान कहते नहीं थकते हो और संविधान के सिद्धांतों की और उसकी भावना की धज्जियां उड़ाते हो। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो जाकर के जेएनयू में लिखते हो। ये कौन है बामन मेश्राम जो आए दिन ब्राह्मणों को विदेशी कहता है, डीएनए टेस्ट कराने की बात करता है? और अगर 5000 साल तुम्हारा शोषण हुआ है तो मुझे लगता है तुम्हें अपना ही डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि शोषण हुआ होगा तो हर तरह का शोषण हुआ होगा। चेक कराओ, पता तो चले तुम्हारा डीएनए क्या है। आईना जब भी उठाया कीजिए, पहले देखें तो दिखाया करिए। समझ जाइए, इस भ्रम में मत रहिए। तुम्हारे सारे तथ्य, सारे तर्क निराधार हैं, उनका कोई स्तर नहीं है। रोटी बेटी की मर्यादा की बात करते हो, तुम्हारे इस समाज में लोग अपनी संपत्ति का बराबर बंटवारा करने को तुम्हारे साथ तैयार नहीं है। और है दम तो अपने समाज के अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से जाओ, संपत्ति की मांग करो। देखो सीधे डंडा मार के भगाएंगे तुमको, दरवाजे पर खड़े नहीं होने पाओगे। और वो भी ना मिले तो तनिक रोटी बेटी की बात कर लेना। हो सकता है तुम्हारे समाज के लोग ही जो आगे हैं वो तुम्हारे साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे। दिहाड़ी करने वाला पासी रामविलास पासवान के घर में जाकर के भोजन नहीं कर सकता, नहीं है हैसियत उसकी। आइडेंटिकल ट्रीटमेंट को समानता मत समझिए, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार होता है। गुण कर्म
स्वभाव, प्रतिभा के आधार पर व्यक्ति की सोशल मेरिट डिफाइन होती है। ये क्या चल रहा है? आपने आरक्षण को मौलिक अधिकार मान लिया है। अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज जस्ट एन इनेबलिंग प्रोविजन, सक्षमकारी प्रावधान है, और तुम इसे मौलिक अधिकार समझ बैठे हो। और ये ओबीसी वर्ग के लोग जो आरक्षण की डफली पीट रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि सन 90 से पहले तुम भी विदेशी थे, सन 90 से पहले तुम भी विदेशी थे। आरक्षण की जद में आ गए, एक तुमने राजनीतिक गिरोहबंदी कर ली। इस देश में सामान्य वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो मेरिट सिस्टम को चला रहा है, इस देश की व्यवस्थाओं का कर्णधार है, नेतृत्व करता है, और आप चाहते हैं उसे सत्ता से बेदखल कर दें। सबसे ज्यादा धर्मांतरण कौन कर रहा है? इसके लिए प्रेरक व्यवस्थाएं किसने दी है? सत्ता का संरक्षण किसने कर रखा है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? एससी वर्ग में 1200 से अधिक जातियां हैं, एसटी वर्ग में 700 से अधिक जातियां हैं। मैं पूछना चाहता हूं, राजनीतिक रूप से कितनी जातियों को लाभ मिल रहा है? 1200 में से कितनी जातियों को लाभ मिल रहा है? एससी समुदाय का कोई व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है तो गंभीरता से मेरी बात को सुनिएगा। आपके समाज के लोग ही आपका हक खा रहे हैं। एसटी समाज का कौन सा व्यक्ति है? 700 लोग हैं, 700 जातियां हैं, उनमें से कितनी जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है? और ओबीसी वर्ग के आरक्षण में जब सब कैटेगराइजेशन के लिए रोहिणी कमीशन का गठन हुआ और बातें सामने आई कि चंद जातियां ओबीसी रिजर्वेशन का पूरा लाभ उठा रही हैं, तब इस पूरे रिकमेंडेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बातें सामने नहीं आई क्योंकि राजनीति गड़बड़ा जाएगी। वोट बैंक और कास्ट पॉलिटिक्स से जो चल रही है, सब इस सारे किले ध्वस्त हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? जब तक ये विभाजन चल रहा है तभी तक ये तमाम बागड़ बिल्ले देश की राजनीति में कुल्ले टिका कर रुके, नहीं तो कब का बेरोजगार होते। अरे कितने 10वीं फेल हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं अपने समाज की भावनाओं का दोहन करके, और वो दिहाड़ी कर रहे हैं, अपनी जात को वोट दे करके दिहाड़ी कर रहे हैं। जब शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सामाजिक न्याय, जुडिशियल सिस्टम, इन सब पर बात हो रही है तो मौन है। आपने पूरे देश की व्यवस्था को बदहाल कर रखा है, जिस व्यवस्था ने आप सब लोग कतारबद्ध हैं स्वयं को पिछड़ा घोषित करने के लिए कि मैं भी पिछड़ा, मैं भी पिछड़ा। शर्म नहीं आती? और ऐसी मानसिकता, ऐसा विचार आपको किस तरफ लेकर जाएगा? आपका कमजोर होना देश को कमजोर कर रहा है। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है? हमसे आपसे मिलकर ही समाज बना है, और समाज का ऐसी धारणा कि वह संप्रदाय अपनी अपनी जाति की गिरोहबंदी करके, अपनी अपनी जाति का संगठन बना करके दूसरी जाति को गाली देना, क्या ये राजनीति है? दम तो आंकड़े पेश करो कि तुम्हारे एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों ने, नेताओं ने विकास के कितने बड़े बड़े पैमाने तय किए हैं, कहां झंडे गाड़े हैं, हम भी तो देखना चाहते हैं। एक मामूली जिला अस्पताल होता है, बद से बदतर और बदहाल स्थिति में होता है। किसी भी जनपद में चले जाइए, निरीक्षण कर लीजिए, कलाई खुल जाएगी। स्कूल बदहाल हैं, अस्पताल बदहाल हैं, सरकारी दफ्तरों में आपका तेल निकालने के लिए दलालों का एक गिरोह वहां बैठा होता है। पूरी पाइपलाइन बिछा दी गई है। जब आप कहीं तर्क करेंगे, बहस करेंगे तो कहेंगे भैया भ्रष्टाचार ऊपर से खत्म होना चाहिए, हम सब तो प्यादे हैं, यहाँ ऊपर तक हमको हिसाब देना होता है। जहाँ यह व्यवस्था है वहाँ सुधार की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। जिस देश में रिजर्वेशन से इतनी आसक्ति हो गई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर वर्ग में वंचित कमजोर लोग हैं। जब सामान्य वर्ग में वंचित लोग मिलेंगे तो आप उनको आर्थिक आरक्षण देंगे, और जब एससी, एसटी, ओबीसी में मिलेंगे तो आप उनको रिजर्वेशन देंगे। यकपातिम द्विभात, दोहरा पैमाना, इस तरह से देश चलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह विकल्प नहीं हो सकता है कि जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, वास्तविक रूप से परेशान हैं, उनको व्यवस्थाएं, संसाधन और तरह तरह की मदद मुहैया करा दी जाए, लेकिन मेरिट से खिलवाड़ ना किया जाए। किसी व्यक्ति के पैर टूट गए हो तो आप उसका इलाज कराएंगे कि उसको बैसाखी पकड़ा देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसके पांव टूट गए हैं, तो सवाल यह है कि आप उसको बैसाखी देंगे या उसका इलाज करेंगे? बस यही आरक्षण पर भी लागू होता है। जो वंचित हैं, आप उनको व्यवस्थाएं देने के बजाय आरक्षण की बैसाखी उनको थमा रहे हैं, मानसिक रूप से विकलांग बना रहे हैं। और बात यहीं तक नहीं है कि आप उनको विशेष व्यवस्थाएं दे रहे हैं। अगर किसी वंचित वर्ग को, अमुक वर्ग को के उत्थान के लिए आप विशेष नीतियां बनाते हैं, स्वागत है। हमारे देश का कोई भी वर्ग अगर पिछड़ा है तो उसका उत्थान होना ही चाहिए।
अन्यथा देश कमजोर रह जाएगा। जो चल नहीं सकते उन्हें सहारा दीजिए, लेकिन जो चल रहे हैं उनके पांव में बेड़ियां क्यों बांधना चाहते हैं आप? सक्षम, सुयोग्य, प्रतिभाशाली लोगों के पांव में बेड़ियां बांधने का अधिकार आपको किसने दिया? हमारे ऊपर संवैधानिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है? हमारे मौलिक अधिकार नहीं है? हम शोषक हैं? जन्म के आधार पर हमारे साथ तुम भेदभाव कर रहे हो और उन्हें जन्म से शोषित मान रहे हो। ये श्रेणी बनाने का अधिकार तुमको किसने दिया? जब विदेशी आक्रांताओं से लड़ना था, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना था, तो हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी गर्दनें कटाई, तोपों के आगे अपने सर दिए। और जब लोकतंत्र में अधिकारों की बात हो रही है तो तुम हमें हमारी संख्या गिना रहे हो। जिन राजपूतों के दम पर यह देश स्वतंत्र रहा, इसका स्वाभिमान जीवित रहा, 500 वर्षों तक देश का एक क्षेत्र जहां से विदेशी आक्रांता आते थे, इस देश के क्षत्रिय ने उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तभी तुमको सहूलियत मिल सकी कि तुम इश्कबाजी कर सकते, परिवार बना सकते। और ये बुद्धिजीवियों जैसी जो बात करते हो, तमाम सहूलतों की बात आज जो कर पा रहे हो और लोकतंत्र में जो मुंह फाड़ करके तुम बोल पा रहे हो, ये उन क्षत्रियों और ब्राह्मणों के त्याग और तप का बलिदान है, ना कि तुम्हारे बिरसा मुंडा और पेरियर की। जो जगह तुम नारे मारते हो, स्लोगन मारते हो डफली पीट करके, डफली गैंग वालों और नील मानवों, ध्यान से सुनो, बिरसा, फूले, अंबेडकर, मनुवाद की छाती पर, ये सब क्या है? और आपको चेताना चाहेंगे, चेतावनी देना चाहेंगे, आगाह करना चाहेंगे कि तुम्हारे अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारे अधिकारों का तुम अधिग्रहण नहीं करते हो। हमारे अधिकारों से खिलवाड़ करेंगे तो वक्त बदला है, रक्त नहीं। अभी अनुनय विनय का क्रम चल रहा है। सत्ता को हमने समय दिया है, आपको हमने सिर आंखों पर रखा क्योंकि आपने बात हिंदुत्व की, आपने बात राष्ट्रवाद की, आपने अखंड भारत की बात की, सबको साथ लेकर के चलने की बात की। लेकिन आज हम आपका बदला हुआ स्वरूप देख रहे हैं। आज आपका विकृत रूप, असली चेहरा सामने आ रहा है। अगर विभाजन करके ही देश को चलाना था तो क्या जरूरत थी इतना प्रोपेगेंडा करने की? कह देते कि हम भी फूट डालेंगे और राज करेंगे। भाइयों ध्यान रखिएगा, सियासत बड़ी हुनरमंदी से काम करती है। पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। अंततः आपको आगाह कराना चाहूंगा, ये जो तमाम आरक्षण समर्थक, जातिगत व्यवस्थाओं के समर्थक और तथा कथित अम्बेडकरवादी जितने भी दल हैं, इनसे टिकट लेकर के आपके समाज का कोई व्यक्ति आपके पास वोट लेने आता है तो उससे सवाल कीजिएगा, अपने उसे वोट देने से पहले आप एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखिएगा, उनके भविष्य के बारे में सोचिएगा, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचिएगा कि आज मैं इस व्यक्ति को वोट दे करके इसका सगा बन सकता हूं, हितैषी बन सकता हूं, लेकिन मेरे बच्चों के भविष्य के लिए क्या नीतियां बनेंगी? क्या उन नीतियों में एकरूपता होगी? क्या ये भेड़िए सुशासन की व्यवस्था को बल दे पाएंगे? क्या इनका ऐसा चरित्र है कि सभी नागरिकों में भेद नहीं करेंगे? ये तो वही बात हुई, ये कम खून चूसेगा, ये ज्यादा खून चूसेगा। हमारे आपके बीच तमाम राष्ट्रवादियों की कमी नहीं है, धरती वीरों से खाली नहीं है। बस आपको एक बार विकल्प पर विचार करने की जरूरत है। ये जिस विकल्प की बात आज आप करते हो, छाती ठोक कर कहते हो हमारे अलावा किसी का विकल्प नहीं है, तो मैं तुमको बताना चाहूंगा, तुम्हारा अस्तित्व भी कभी नहीं था। सदन में तुम्हारा उपहास उड़ाया गया था, तब हम लोगों ने कितना कुछ झेला है, तब तुम आज पूरे देश की सत्ता पर काबिज हो। चाहे भाजपा रही हो और चाहे कांग्रेस रही हो, हमने सबको सत्ता नशीन किया, लेकिन हर बार छले गए, हर बार ठगे गए। जब नीतियां बनने की बात आई तो हमें दरकिनार कर दिया गया, हमें ठगने का काम किया गया। और इस देश में अल्पसंख्यकों का भी तुष्टीकरण है, उन अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण है जिनकी कोई परिभाषा ही नहीं है। इफ यू हैव गट्स देन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं है। उसके बाद भी तुमने मंत्रालय, आयोग और क्या कुछ नहीं किया, बड़े बजट आवंटित किए उनको। SC ST OBC वर्ग का हर व्यक्ति छाती ठोक करके सदन में, विधानसभा में अपनी बात कह रहा है। तुम क्यों मौन हो? क्यों सत्ता की ताल पर थिरक रहे हो? क्यों कठपुतली बन चुके हो? अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी ही है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं।